हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको देखकर खुशी हुई। आज के सत्र की शुरुआत हम एक प्रश्न से करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपके सामने मिठाइयों से भरी एक थाली है और आपको उनमें से एक मिठाई उठानी है। आप क्या करेंगे? तो आप 1-2 सेकंड के लिए सारी मिठाइयाँ देखेंगे, फिर जो मिठाई आपको स्वाद के अनुसार या दिखावट के अनुसार ज़्यादा अच्छी दिखेगी, आप वो चुन लेंगे। एक प्रश्न के जो जवाब हो सकते हैं वे विकल्प कहलाते हैं और जो जवाब अंत में चुन लिया जाता है वो निर्णय होता है। प्रत्येक व्यक्ति के पास निर्णय लेने के लिए कई विकल्प होते हैं। आइए इस सत्र में इसके बारे में और जानते हैं। अब आपको स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखेंगे और आपको उनके जवाब देने हैं। आपका मनपसंद खेल कौन सा है? आपका मनपसंद रंग कौन सा है? आपका मनपसंद गायक कौन है? भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? आपका मनपसंद वाहन कौन सा है? आज शाम को आप कहां जाना चाहते हैं? इन प्रश्नों के जवाब देने के लिए आपके पास कई विकल्प थे। इस वजह से आपको कई बार सोचना पड़ा कि कौन सा जवाब चुना जाए, है ना? तो क्या हम इस क्रियाकलाप को आगे बढ़ाएं? जो स्वस्थ रहना चाहता है, क्या उसे रोज नहाना चाहिए? हाँ या ना? क्या हमें रोज अपने पाठ पढ़ने चाहिए? हाँ या ना? क्या हमें अपने घर को रोज साफ करना चाहिए? हाँ या ना? आपको जवाब में हाँ चुनने में बिल्कुल देर नहीं लगी। आप विकल्पों के बारे में स्पष्ट थे। अगर ये प्रश्न होता कि आपको ये काम कब करने हैं, तो इसके कई विकल्प हो सकते थे। फिर भी आप ज़्यादा सोचे बिना ये निर्णय जल्दी ले सकते थे। चलिए क्रियाकलाप को आगे बढ़ाते हैं। क्या हम बुरी आदतों के साथ रह सकते हैं? हाँ या ना? अगर हम दूसरों पर धौंस जमाएं तो क्या ये ठीक होगा? हाँ या ना? क्या दूसरों के साथ बेईमानी करना ठीक होता है? हाँ या ना? इन प्रश्नों के लिए ना जवाब देने में आपको कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि विकल्प स्पष्ट थे। ये प्रश्न हमारे सिद्धांतों और नीतियों पर आधारित थे, इसलिए हम जल्दी से निर्णय ले पाए। अब फिर से क्रियाकलाप करते हैं। क्या हमें मातृभाषा के अलावा कोई और भाषा सीखनी चाहिए? हाँ या ना? क्या सबको कुछ शौक होना चाहिए? हाँ या ना? क्या सबको अपनी परिस्थिति के हिसाब से दान करना चाहिए? हाँ या ना? क्या सबका एक विश्वसनीय मित्र होना चाहिए? हाँ या ना? प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत धारणाओं के आधार पर इनका जवाब देता है। इन प्रश्नों के जवाब देते समय कोई परेशानी नहीं होती,
क्योंकि जवाब स्पष्ट होते हैं। हमने इससे क्या सीखा? जब विकल्प स्पष्ट होते हैं तो निर्णय लेना आसान होता है। अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। जब आपने कोई नया शौक या नया हुनर सीखने के बारे में सोचा या किसी की मदद करने के बारे में सोचा, तब आपके पास कई विकल्प रहे होंगे। तब आपने निर्णय कैसे लिया? क्या आप इसके बारे में सबको बता सकते हैं? धन्यवाद। आइए एक परिस्थिति देखते हैं। अगले दिन होने वाली खेलकूद प्रतियोगिता में कविता दौड़ की 2 स्पर्धाओं में भाग लेने वाली थी। प्रतियोगिता में वो चुस्त रहे, इसके लिए उसने तय किया कि वो जल्दी सो जाएगी। वो सोने जा ही रही थी कि पड़ोस में रहने वाली उसकी सहेली देवी आ गई। देवी ने उसे बताया कि वो उस फिल्म की डीवीडी लाई है जो कविता को देखनी थी। देवी को अगले दिन वो डीवीडी लौटानी थी। अगर आप कविता की जगह होते तो आप क्या करते? 1. देवी के साथ वो फिल्म देखते। 2. अगले दिन आपको प्रतियोगिता में जाना है इसलिए उसे मना कर देते। 3. देवी को मना कर देते और बिस्तर में लेटे हुए अपने निर्णय के बारे में सोचकर दुखी होते। अगर कविता खुद को चुस्त दुरुस्त रखना चाहती है तो उसे प्रतियोगिता से पहले अच्छी तरह आराम करना होगा। देवी को सही कारण बताते हुए उसे वो फिल्म नहीं देखनी चाहिए। अगर वो फिल्म देखेगी या फिर अपने निर्णय के बारे में दुखी होकर ठीक से नहीं सो पाएगी तो उसे प्रतियोगिता से पहले पूरा आराम नहीं मिलेगा। हमने इससे क्या सीखा? निर्णय लेने के लिए हमें अपनी ज़रूरत और उद्देश्य के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। मैं दोहराता हूं, निर्णय लेने के लिए हमें अपनी ज़रूरत और उद्देश्य के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। अगर हम अपनी ज़रूरत या उद्देश्य के बारे में स्पष्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? आइए एक परिस्थिति के द्वारा ये जानने की कोशिश करते हैं। कमल की बड़ी इच्छा थी कि वो समाज के लिए कुछ करे। जब वो बैठे बैठे इस बारे में सपने देख रहा था तब उसे ये ख्याल आया कि वो अपने आस पड़ोस में पेड़ पौधे उगा सकता है। पर वो सोचने लगा कि ये उपयोगी होगा या नहीं। उसने अपनी बहन मीना के साथ चर्चा की। आइए उनकी बातचीत सुनते हैं। क्या हम अपने आस पड़ोस में पेड़ पौधे लगाएं? क्यों? बारिश के लिए। बारिश क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमें पानी की जरूरत है। हमें पानी क्यों चाहिए? फसल उगाने के लिए और पीने के लिए। हमें फसल क्यों चाहिए? लोगों के भरण पोषण के लिए। लोगों का भरण पोषण क्यों होना चाहिए? जिंदा रहने के लिए और अच्छी तरह जीने के लिए। तो फिर ठीक है, चलो पेड़ लगाते हैं। हमने सीखा कि निर्णय लेते समय हमें उसके परिणामों के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। मैं दोहराता हूं, निर्णय लेते समय हमें उसके परिणामों के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। अगर हम परिणामों के बारे में स्पष्ट ना हों तो हमें खुद से ये बार बार पूछना चाहिए कि हम वो निर्णय क्यों लेना चाहते हैं। हमें ये प्रश्न तब तक पूछना है जब तक कि हमें संतोषजनक उत्तर न मिल जाए। यह संभव है कि 7वीं बार क्यों
पूछने से पहले हमें एक उचित उत्तर मिल जाएगा। इस उदाहरण में 5 बार क्यों पूछने के बाद हम पेड़ लगाने के सकारात्मक परिणाम जान पाए, है ना? अगर किसी निर्णय के परिणामों के बारे में स्पष्ट रूप से पता हो तो हम बेहतर तरीके से निर्णय ले पाते हैं और परिणामों का सामना करने के लिए भी अच्छी तरह तैयार होते हैं। आइए अब इस बारे में जानते हैं कि कोई काम करना है या नहीं, इसका निर्णय कैसे लिया जा सकता है। कुमार और नितिन अपनी कक्षा को सजाने के लिए एक दुकान पर सजावट का सामान खरीद रहे थे। उन्होंने वहां रंग बिरंगे रबड़ देखे। कुमार को कुछ सूझा और उसने नितिन से कहा, तुम सजावट के सामान खरीदते हुए दुकानदार को उलझाए रखो और मैं सबकी नज़र बचाकर 2 रबड़ उठा लूंगा। अगर आप नितिन की जगह होते तो आप क्या करते? 1. कुमार की बात मान लेते। 2. कहते, तुम दुकानदार से बातें करो, मैं रबड़ उठा लूंगा। 3. कहते कि यह गलत बात है और उसे दुकान से ले जाते। कुमार की बात मानना भी चोरी करने जितना बुरा काम है, क्योंकि आप एक गलत काम में साथ दे रहे हैं। ऐसा कहना कि तुम दुकानदार से बातें करो, मैं रबड़ उठा लूंगा, यह तो चोरी करना ही होता है। इसलिए ये बेहतर होगा कि आप उसे कहें कि ये काम गलत है और उसे दुकान से दूर ले जाएं, है ना? आप ऐसा क्यों करेंगे? आप ऐसा करेंगे क्योंकि आपने ये निर्णय लिया था कि आप चोरी नहीं करेंगे और ऐसे काम में कुमार का साथ भी नहीं देंगे। आपने अपने जीवन के सिद्धांतों के आधार पर यह निर्णय लिया। दूसरे शब्दों में कहें तो आप स्पष्ट हैं कि अगर कोई काम आपके सिद्धांतों के विरुद्ध है तो आप वो काम नहीं करेंगे। अब एक और परिस्थिति लेते हैं। जब चित्रा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब उसकी मां ने उसे कहा कि वो स्कूल से जल्दी आ जाए। वो अपने भाई से मिलने जा रही थी और उसे साथ ले जाना चाहती थी। चित्रा मान गई, पर अचानक गणित की एक विशेष क्लास घोषित हुई। उसे लगा कि वो अपने मामा से और किसी दिन मिल लेगी, इसलिए उसने ये निर्णय लिया कि वो विशेष क्लास के लिए शाम को जाएगी। आपको क्या लगता है, उसने ये निर्णय क्यों लिया? चित्रा के पास 2 विकल्प थे, क्लास के लिए रुकना या मामा से मिलने जाना। उसने क्लास में जाने का निर्णय लिया और अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए मामा से मिलना टाल दिया। नीला हमेशा समय का ध्यान रखती है। एक दिन जब वो पढ़ाई कर रही थी, तब उसकी सहेली मीरा ने उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ टहलने चलेगी। नीला ने उसे विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि वो पढ़ाई कर रही है। आपको क्या लगता है, नीला ने टहलने जाने से मना क्यों कर दिया? नीला इस बारे में स्पष्ट थी कि पढ़ाई के लिए जो समय रखा गया है, तब पढ़ाई ही करनी चाहिए। उसका निर्णय इस नीति पर आधारित था, इसलिए उसने मीरा को मना कर दिया। इन 3 परिस्थितियों से हमने क्या सीखा? जब हमारे निर्णय सिद्धांतों, नीतियों और प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं, तब हम अपने व्यवहार को नियंत्रण में करना सीख लेते हैं। क्या अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें? जब विकल्प स्पष्ट होते हैं तो निर्णय लेना आसान होता है। निर्णय लेने के लिए हमें अपनी ज़रूरत और उद्देश्य के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए।
निर्णय लेते समय हमें उसके परिणामों के बारे में पूरी तरह स्पष्ट होना चाहिए। जब हमारे निर्णय सिद्धांतों, नीतियों और प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं, तब हम अपने व्यवहार को नियंत्रण में करना सीख लेते हैं। क्या हम हमेशा अपने निर्णय एक ही तरीके से लेते हैं? बिल्कुल नहीं। कभी कभी हमारे निर्णय समझदारी वाले होते हैं और हम फटाफट निर्णय ले लेते हैं, पर कई बार हम ठीक से सोच समझकर आराम से निर्णय लेते हैं। आइए इसके बारे में जानने के लिए कुछ परिस्थितियां देखते हैं। बहुत गर्मी थी और माधवी एक सड़क से गुजर रही थी। उसने देखा कि उसके आगे चल रही एक औरत अचानक बेहोश होकर गिर गई। माधवी उसकी मदद करने के लिए दौड़ी। उस जगह और भी लोग पहुंच गए। सब लोग अनुमान लगाते हुए बातें करने लगे कि वो क्यों बेहोश हुई होगी। माधवी ने उसकी नब्ज महसूस की और उसके बाद पास की एक दुकान से आपातकालीन सेवाओं के लिए 108 नंबर पर फोन किया। उसने एक बोतल पानी खरीदा और उस औरत के चेहरे पर छिड़का। कुछ देर में उसे होश आया और वो उठकर बैठ गई। फिर जब एम्बुलेंस आई तब माधवी ने उस औरत को उस गाड़ी में बैठाकर उसे डॉक्टर के पास जांच के लिए भेज दिया। माधवी के निर्णय के बारे में आपको क्या लगता है? वो कैसे लिया गया था? 1. झटपट लिया गया था। 2. सामान्य रूप से या बेरुखी से लिया गया था। 3. देर से लिया गया था। जब उसने देखा कि कोई बेहोश हो गया है तो उसे जल्दी से निर्णय लेना पड़ा। पहले तो वो परिस्थिति उसके काबू से बाहर थी और उसके पास समय बहुत कम था। उस औरत के आसपास और कोई नहीं था। दूर खड़ा कोई व्यक्ति शायद उसकी मदद न करता। इसलिए माधवी ने खुद पर सारी जिम्मेदारी ले ली और समय की कमी को देखते हुए फटाफट निर्णय लिया। हमने इससे क्या सीखा? आपातकालीन परिस्थितियों में हम तुरंत मतलब कि अविलंब निर्णय लेते हैं। मैं दोहराता हूं, आपातकालीन परिस्थितियों में हम तुरंत मतलब अविलंब निर्णय लेते हैं। जब हम जल्दी से कोई निर्णय लेते हैं यानी कि अविलंब निर्णय, तब हमें वे गुण दर्शाने चाहिए जो माधवी में है। माधवी ने अपनी सूझबूझ से एक बेहोश महिला की समय पर मदद की। तो वे गुण कौन से हैं? आइए कुछ पहेलियां हल करके इन गुणों के बारे में जानते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ वाक्यांश दिखाए जाएंगे जिनके अक्षरों का क्रम उल्टा पुल्टा है। आपको इन्हें सही क्रम में लगाकर वाक्यांश बनाने हैं। आप तैयार हैं? सतर्कता, जल्दी सोचने की आवश्यकता होती है। साहस, सहनशीलता। जिन्होंने पहेली को हल करके गुणों को पहचान लिया, उन्हें बधाई हो। अविलंब निर्णय लेने के लिए हमें सतर्कता, साहस, सहनशीलता और जल्दी सोचने की आवश्यकता होती है। आइए
अब एक और क्रियाकलाप करेंगे। क्या आपने कभी कोई इस तरह का अविलंब निर्णय लिया है या फिर किसी और व्यक्ति को ऐसा निर्णय लेते हुए देखा है? अब एक और परिस्थिति देखिए। आशा जिला कलेक्टर बनना चाहती है। 9वीं में पढ़ते समय उसने अपना लक्ष्य बना लिया था कि वो आईएएस की परीक्षा पास करेगी। इसकी तैयारी के लिए उसने रोज 2 घंटे बिताने का फैसला किया। क्या आशा को अभी से रोज 2 घंटे इस परीक्षा के लिए रखना जरूरी है, जबकि ये लक्ष्य तो कई वर्षों बाद भी प्राप्त किया जा सकता है? आशा अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट है। उसे अपनी कार्य योजना भी स्पष्ट रूप से पता है, इसलिए उसने अपने लक्ष्य के लिए काम करना शुरू कर दिया। यह निर्णय उसके जीवन के उद्देश्य से संबंधित है, इसलिए ये उसके लिए महत्वपूर्ण है। जिन निर्णयों का महत्व बहुत ज्यादा होता है उन्हें महत्वपूर्ण निर्णय कहा जाता है। महत्वपूर्ण निर्णय वे होते हैं जिनके परिणाम बहुत महत्व रखते हैं। मैं दोहराता हूं, महत्वपूर्ण निर्णय वे होते हैं जिनके परिणाम बहुत महत्व रखते हैं। अब एक क्रियाकलाप करते हैं। स्क्रीन पर गुणों से संबंधित कुछ शब्द और वाक्यांश दिखाए जाएंगे। आपको वे गुण चुनने हैं जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है? कड़ी मेहनत, अवास्तविक सपने, अच्छी योजना बनाना, दूर की सोच, अनुशासन न रखना, लक्ष्य पर ध्यान देना। महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए हमें ये चाहिए: कड़ी मेहनत, अच्छी योजना बनाना, दूर की सोच और लक्ष्य पर ध्यान। महत्वपूर्ण निर्णय केवल जीवन के लक्ष्य से संबंधित नहीं होते, बल्कि वे ऐसे भी किसी कार्य के लिए हो सकते हैं जो एक व्यक्ति के महत्व रखते हों। किसी प्रतियोगिता में भाग लेने के निर्णय या परीक्षा की तैयारी के निर्णय के लिए भी इन्हीं गुणों की जरूरत होती है। अब एक प्रश्न है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय अविलंब भी हो? हमेशा ऐसा नहीं होता, पर यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, उस बेहोश महिला की मदद करने के लिए माधवी का निर्णय अविलंब तो था ही, साथ में वो महत्वपूर्ण भी था। अगर निर्णय लेने में देर हो जाती तो उस महिला की हालत बिगड़ सकती थी। ऐसे निर्णय अविलंब और महत्वपूर्ण होते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय, अविलंब निर्णय, बेहोश महिला की मदद करने के लिए माधवी का निर्णय। आईएएस परीक्षा की तैयारी के लिए आशा का निर्णय अविलंब नहीं है, पर महत्वपूर्ण है। ऐसे निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं, पर अविलंब नहीं होते। महत्वपूर्ण निर्णय, अविलंब निर्णय, बेहोश महिला की मदद करने के लिए माधवी का निर्णय। गैर अविलंब निर्णय, आईएएस की परीक्षा के लिए आशा का निर्णय। अब एक और परिस्थिति है। किशोर की मां ने उसे जल्दी से कुछ राशन का सामान लाने को कहा है। उसने बाजार से सामान खरीदा और जब वो घर लौट रहा था तब उसने देखा कि एक मदारी बंदर का खेल दिखा रहा था। किशोर को वो खेल देखने की इच्छा हुई और वो कुछ पलों के लिए सोचने लगा कि उसे तुरंत घर जाना चाहिए या फिर खेल देखना चाहिए। जब उसकी मां राशन के सामान का इंतजार कर रही थी, तब मदारी का खेल देखने का
किशोर का निर्णय अविलंब था, पर उसने इस निर्णय के परिणामों के बारे में नहीं सोचा। ऐसे निर्णय को हम अविलंब कहेंगे, पर यह महत्वपूर्ण निर्णय नहीं है। महत्वपूर्ण निर्णय महत्वपूर्ण नहीं है। अविलंब निर्णय, गैर अविलंब निर्णय। बेहोश महिला की मदद करने के लिए माधवी का निर्णय। अपनी मां को इंतजार करवाते हुए किशोर मदारी का खेल देख रहा है। आईएएस की परीक्षा के लिए आशा का निर्णय। अब हम वाणी की परिस्थिति देखते हैं। वाणी की चचेरी बहन की शादी 8 महीनों के बाद है और उसने तय कर लिया है कि वो शादी में कौन से कपड़े पहनेगी। ये ऐसे निर्णय का उदाहरण है जो अविलंब नहीं है और महत्वपूर्ण भी नहीं है। महत्वपूर्ण निर्णय महत्वपूर्ण नहीं है। अविलंब निर्णय, गैर अविलंब निर्णय। बेहोश महिला की मदद करने के लिए माधवी का निर्णय। अपनी मां को इंतजार करवाते हुए किशोर मदारी का खेल देख रहा है। आईएएस की परीक्षा के लिए आशा का निर्णय। 8 महीनों बाद होने वाली शादी के लिए वाणी ने कपड़े चुन लिए हैं। इन परिस्थितियों से हमने क्या सीखा? निर्णय के परिणामों के आधार पर हम उन्हें महत्वपूर्ण या गैर महत्वपूर्ण वर्गों में डाल सकते हैं और कितने समय में निर्णय लेना है इसके आधार पर हम उन्हें अविलंब या गैर अविलंब वर्गों में डाल सकते हैं। इन वर्गों के बारे में जानने से क्या फायदा होता है? महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। परिस्थितियों की वजह से ऐसा हो सकता है कि हमें महत्वपूर्ण निर्णय जल्दी लेने पड़े। ऐसे मौकों पर यह बेहतर होगा कि हम ठंडे दिमाग से उसके परिणामों के बारे में सोच लें। महत्वपूर्ण निर्णय महत्वपूर्ण नहीं है। अविलंब निर्णय, गैर अविलंब निर्णय। ठंडे दिमाग से उसके परिणामों के बारे में सोच लें। सबसे उचित। संक्षिप्त में कहें तो प्रत्येक निर्णय के कई विकल्प होते हैं। यह हमारे हाथ में है कि हम सही विकल्प चुनकर उसके अनुसार निर्णय लें। हम ये आशा करते हैं कि आप सब सही तरीके से सही निर्णय लेंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। क्या हम अब तक सीखी बातों का सार संक्षेप कर लें? अविलंब निर्णय वे होते हैं जो हम बहुत कम समय में या फिर आपातकालीन परिस्थितियों में लेते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय वे होते हैं जिनके परिणाम बहुत महत्व रखते हैं। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।
भी बहुत गुस्सा आता है? अक्कू को भी आता है। अरे नहीं नहीं, मैं अक्कू नहीं, मैं वो दीक्षा, मैं ऑरेकल स्वयंसेवक हूँ और आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक दिलचस्प कहानी। इसका शीर्षक है अक्कू हुई गुस्सा। इसे लिखा है विनायक वर्मा ने और चित्र भी उन्होंने ही बनाया है। इसका हिंदी में अनुवाद किया है मधुबाला जोशी ने। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। इस कैंपेन का नाम है एक दिन एक कहानी। तो आइए चलिए देखते हैं अक्कू को गुस्सा क्यों आया और अगर हमें भी इतना गुस्सा आए तो क्या करें। स्कूल की घंटी बजी, छुट्टी की घंटी। सारे बच्चे शोर मचाने लगे, बस अक्कू को छोड़कर। वो बहुत गुस्से में थी। फिर जब स्कूल खत्म होने के बाद पिताजी रोज की तरह साइकिल पर उसे लेने आए और जब सूरजमुखी के खेतों से उनकी साइकिल गुजरी तो पिताजी ने बोला, अक्कू अक्कू देखो कितने सुंदर सूरजमुखी के फूल हैं। ये बहुत पीले हैं, इससे मेरी आंखें चौंधिया जाएगी। अक्कू चिड़चिड़ाई, वो बहुत गुस्से में थी। अक्कू देखो देखो, जरा बंदरों को तो देखो। अप्पा ने उनके घर की छत की तरफ इशारा करते हुए देखा। छी बदमाश बंदर, छू छू, जाओ भागो शू। अक्कू ने बोला, लो थोड़ी सी छाछ पी लो। अप्पा बोले, मुझे नहीं पीनी छाछ वाछ। ओह थोड़ी सी तो पी लो, अप्पा बोले। फिर अक्कू ने छाछ का एक घूंट लिया। अरे ये छाछ तो बिल्कुल बुरी नहीं है, उसने सोचा। एक घूंट और ऐसा करते करते सारा गिलास खाली हो गया। लो अक्कू थोड़ा सा बड़ा खा लो, अप्पा बोले। ओफो मुझे नहीं खाना। अक्कू खींची, बस थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, अक्कू ने कहा और जरा सा बड़ा खा लिया। अरे ये तो बहुत अच्छा है। उसने थोड़ा सा और खाया, नन्हा सा गा और ऐसे करते करते प्लेट खाली हो गई। शाबाश अच्छी बच्ची, अप्पा ने बोला। अब मुझे बताओ तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, अक्कू ने कहा। मेरी वजह से गुस्से में हो? नहीं। अम्मा की वजह से? नहीं। तो क्या स्कूल में कुछ हुआ? शायद। अच्छा अक्कू ऐसा करो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ क्या तुम उसका चित्र बना सकती हो? अप्पा ने पूछा। ये लो एक बढ़िया सा कागज और कुछ रंग। अक्कू ने सोचा और वो चित्र बनाने लगी। अक्कू ने थोड़ा सोचा और उसने एक ईंट बनाई। ये है वो ईंट, मैं सुबह इससे टकराकर गिर गई थी। अक्कू ने कहा, ये बहुत ही बेकार ईंट है, इससे ठोकर खा के मैं गिर गई। ठीक कहा तुमने, ये तो बहुत ही बेकार ईंट है, अप्पा ने बोला। फिर उसने एक लड़के का चित्र बनाया। ये बिक्कू है, बहुत ही बुरा लड़का है। जब मैं गिर गई थी तो ये मुझ पे हंस रहा था। अरे बहुत बुरा लड़का है ये, अप्पा बोले। कोई गिर जाता है तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, बुरी बात है। फिर उसने एक इडली की तस्वीर बनाई। ये मेरी इडली है, अक्कू ने बताया। जब मैं गिर गई थी तो ये मेरे टिफिन बॉक्स से गिर गई और सब हंसने लगे। और उसके बाद उसने एक कौवे की तस्वीर बना दी। उसने कहा कि ये कौवा बहुत बदमाश है, जब मेरी इडली गिरी तो ये उसे लेकर उड़ गया। अरे बहुत ही भूखा रहा होगा, अप्पा ने कहा। और अक्कू ने फिर उसके बाद अपनी एक टीचर की तस्वीर बनाई। बोली, ये मेरी टीचर है अमला मिस। जब मैं गिर गई तो इन्होंने मेरी मदद की और फिर मुझे गले लगा लिया। ये तो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, अप्पा बोले। फिर उन्होंने मेरे गाल पर चुटकी काटी, अक्कू ने बताया। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई मेरे गाल पर चुटकी काटे। ओहो, गले पर चुटकी काटने पे तुम्हें तकलीफ हुई होगी ना? थोड़ी सी, लेकिन मैं ठीक हूँ। चलो अच्छा है, अप्पा बोले। उसके बाद अप्पा ने बताया, अरे देखो अक्कू, तुमने कितने बढ़िया चित्र बनाए हैं। तुम वास्तव में एक कलाकार हो। क्या तुम अपनी अम्मा के लिए भी कुछ अच्छा सा बना सकती हो? ठीक है, अक्कू बोली। उसने एक चित्र बनाया। ये एक छोटा सा सफेद चूहा है और एक चित्र बनाया और कहा ये एक नाव है। ऐसे करते करते उसने एक के बाद एक बहुत सारे चित्र बना दिए। ये नारियल का पेड़ है और ये सूरजमुखी का फूल और ये आपकी साइकिल है अप्पा, और एक कुत्ता भी बनाया और ये रहा एक मेंढक। थोड़ी ही देर में अक्कू उस बेकार सी ईंट को भूल गई जिससे वो टकरा कर गिरी थी और उस बदमाश लड़के को भी जो उस पर हंस रहा था और इडली चुराने वाले बदतमीज कौवे को भी। और तो और वो ये भी भूल गई कि वो गुस्से में थी।
तो इसी तरह से अगर आप भी गुस्से में हो तो ये 10 चीजें करें। जोर जोर से हंसें और हवा में अपनी बाहें फैलाएं, उछले कूदें, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। थोड़ा पानी या छाछ पी लें, फल का एक टुकड़ा खाएं या जरा सा गुड़। किसी बड़े व्यक्ति को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसकी ड्राइंग बनाएं या इसमें रंग भरें। मिट्टी के ढेर से खेलें। अपने गुस्से के बारे में एक गीत भी बना सकते हैं, फिर ऊंची आवाज में गाएं, बंदर की तरह नाचें। तो ये थी अक्कू और उसके भयंकर गुस्से की कहानी। मैं आशा करती हूँ कि अगर आपको भी कभी इतना गुस्सा आए तो ये कुछ बातें आपकी सहायता करेंगी। आइए अब साथ मिलकर थोड़ा दिमाग चलाते हैं। क्या आपको इन सवालों के जवाब मालूम है? पहला सवाल, इस कहानी में कौन कौन से जानवर और पक्षी की बात की गई है? दूसरा सवाल, आपको याद है अक्कू ने सूरजमुखी के फूल देखे थे? सूरजमुखी बाकी फूलों से अलग क्यों है और इसमें और क्या क्या अद्भुत खूबियां हैं? तीसरा सवाल, अब मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगी। ये शब्द आपने कहानी में भी सुने होंगे। आप मुझे इन शब्दों के विपरीत शब्द बता सकते हैं? पहला शब्द खुशी, दूसरा शब्द खाली, तीसरा शब्द बदमाश, चौथा शब्द शोर। अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो मुझे जरूर बताएं। अब अंत में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप घर में बैठे अक्कू के अप्पा की मूंछों जैसा ये खिलौना अपने लिए कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए एक खाली कागज, ये किसी भी आकार का हो सकता है, एक कैंची, एक टेप, पेंसिल या पेन और एक डंडी। ये डंडी आप अपने घर में पड़े सीख के झाड़ू से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कागज को इस तरह से मोड़ लें और फिर इस पर पेंसिल या पेन से मूंछ के एक तरफ को बनाएं। अब इसे दोनों कागज को इकट्ठे काट लें। काटने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा और अगर आप इसे खोलेंगे तो ये दोनों तरफ की मूंछ बन जाएगी। आप अपने कागज को काले रंग से रंग सकते हैं। मेरे पास पहले से ही काला कागज पड़ा था। इसे लें और अपनी डंडी को लें। इसे इस मूंछ के टुकड़े को इस डंडी पर यहाँ पर ऐसे टेप के एक टुकड़े से चिपका दें। जब ये इस डंडी से चिपक जाएगा और तो आप इसे ऐसे पकड़कर खेल सकते हैं और ले आपका खिलौना तैयार है। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम किसी जानवर के एनक्लोजर के पास नहीं चलेंगे। हम चलेंगे जानवर के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान के सफल प्रबंधन और देखभाल का ही नतीजा है कि आज यहाँ मौजूद लगभग सभी जल, थल और आकाश में रहने वाले जानवरों का प्रजनन हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे गेंडा के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी कुछ दिन पहले ही एक गेंडे का जन्म हुआ है। भारतीय मादा गेंडा साल के किसी भी महीने में गर्भधारण कर सकती है। 16 से 18 महीने गर्भधारण के बाद मादा गेंडा सामान्यतः एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म के समय नवजात शावक का वजन लगभग 40 से 50 किलोग्राम तक का होता है। जन्म के कुछ घंटों के बाद नवजात शावक न सिर्फ जमीन पर चलने फिरने लगते हैं बल्कि पानी में तैरने भी लगते हैं। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में
प्रजनन योग्य होती है। बच्चे को संभालने का काम मादा गेंडा करती है, जबकि नर गेंडा अपने आधिपत्य क्षेत्र की रक्षा करता है। नर भारतीय गेंडा लगभग 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य हो जाते हैं, वहीं मादा गेंडा 9 से 10 साल की उम्र में प्रजनन योग्य होती हैं। गेंडे के बच्चे के बाद अब हम चलेंगे जिराफ के बच्चे के पास। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी जिराफ का एक बच्चा है। इसका जन्म भी संजय गांधी जैविक उद्यान में ही हुआ है। 13 से 15 महीनों के गर्भ धारण के बाद मादा जिराफ एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। दुनिया का सबसे लंबा जानवर जिराफ जन्म के समय 1.8 मीटर लंबा होता है और जन्म के समय इनका वजन लगभग 90 से 110 किलोग्राम तक होता है। इसके जन्म के समय इनकी मां यानी मादा जिराफ सामान्यतः खड़ी रहती है और जन्म के कुछ ही घंटों के अंदर जिराफ के बच्चे चलने फिरने लगते हैं। ये नवजात शावक 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा जिराफ साल के किसी भी महीने में गर्भ धारण कर सकती है। जिराफ के बच्चे के बाद अब हम बात करेंगे भालू के बच्चे की। संजय गांधी जैविक उद्यान में अभी भालू के बच्चों की संख्या 2 है। दोनों बेहद चंचल, चालाक और स्वस्थ हैं। मादा भालू 7 महीने के गर्भकाल के बाद मुख्यतः नवंबर से जनवरी तक एक बार में 3 से 4 बच्चों को जन्म देती है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं। जन्म के समय बच्चे का वजन लगभग 700 ग्राम से 1 किलोग्राम तक होता है। साथ ही जन्म के 1.5 से 2 महीने के बाद नवजात शावक चलने फिरने लगते हैं। भालू के बच्चे जन्म के 3 से 4 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं। किसी भी जू के सक्सेस का उसका जो मैनेजमेंट का पैरामीटर है वो उसके ब्रीडिंग से देखा जाता है और इसमें पटना जू काफ़ी लकी है कि यहाँ जितने भी स्पीसीज़ हैं उन सबों में लगभग ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग हो रही है। और जो ब्रीडिंग का मेन पर्पस है या हम लोग उसको साइंटिफिकली मैनेज करते हैं कि इन ब्रीडिंग ना हो पाए, उसका जितने भी साइंटिफिक पैरामीटर्स हैं उसको हम लोग ध्यान देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो भी नए बच्चे हो रहे हैं वो हेल्दी रहें, उनके अच्छे से केयर हो सके। हम लोग कंफर्म हो जाते हैं कि सक्सेसफुल मेटिंग हुआ है एनिमल का, तो उसके बाद उनका रिकॉर्ड कीपिंग और एक लंबा एक्सरसाइज होता है जो उन पे ध्यान देने के लिए किया जाता है, जिसमें जो डॉक्टर की टीम होती है उनके प्रेगनेंसी पीरियड में पूरे उनका मेडिकेशन से लेकर हर एक चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है और ध्यान रखते हैं। और जब उनका डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो उनके इनक्लोजर्स में सीसीटीवी कैमरा या इसकी व्यवस्था भी की जाती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में आने वाले दर्शक इन जानवरों को अपने मां के साथ देखकर बेहद खुश होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर के एनक्लोजर के पास चलेंगे
और जानेंगे उसके बारे में कुछ अनोखी बातें। मोर पृथ्वी पर मौजूद सभी पक्षियों में सबसे सुंदर और आकर्षक है। इसे भारत का राष्ट्रीय पक्षी होने का गौरव भी हासिल है। ये अपने रंगीन पंखों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर शानदार नृत्य के लिए संसार भर में प्रसिद्ध हैं। इनके पंख मलमल के वस्त्र जैसे कोमल होते हैं। गर्दन पतली और सुराहीदार होती है, जो देखने में सुंदर, नीला और मखमली लगता है। मोर के खूबसूरत रंग बिरंगी पूंछ या पंखों को ट्रेन भी कहा जाता है। इसमें लगभग 150 पंख होते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये एक हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इसे 26 जनवरी 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। पटना जू में 2 तरह के वेरिएंट हैं इसके, एक वाइट पीफॉल है और एक कलर्ड है। जो वाइट पीफॉल है इनकी संख्या 3 है और इन्हें विगत वर्ष बंगलुरु जू से लाया गया था। और जो कलर्ड हैं इनकी संख्या लगभग 16 है। इनकी काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग पटना जू में हो रही है। लास्ट ईयर भी लगभग 12 से 15 जो हैचिंग हुआ था उनके बच्चों का वो हुआ है और हम लोग का प्लान है कि इसे हम लोग वाइल्ड में रिलीज करेंगे या जू में खुले में रखेंगे स्वच्छंद रूप से। जो मोर हैं ये फिजेंट्स होते हैं। फिजेंट्स अर्थात वैसे पक्षी जिसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। जो इसके मेल होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उनके फिदर्स जो होते हैं काफ़ी बड़े और अट्रैक्टिव कलरफुल होते हैं। और बनिस्बत जो फीमेल होती हैं वो उनमें फिदर्स और उस तरह के नहीं होते हैं, वो उतने अट्रैक्टिव देखने में नहीं लगते हैं। मोर के पैरों का रंग मटमैला होता है और आंखें छोटी होती हैं। इनका वजन 2.75 किलोग्राम से 6 किलोग्राम तक होता है। नर मोर की लंबाई लगभग 215 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर होती है और मादा मोर की लंबाई लगभग 95 सेंटीमीटर होती है। मोर सर्वाहारी होते हैं। इन्हें अनाज, फल, चींटियां, दीमक, छोटे कीट और सरीसृपों को खाना बेहद पसंद है। इनका वजन अधिक होने के वजह से ये ज्यादा लंबे समय तक उड़ नहीं सकते हैं, इसलिए ये उड़ने की जगह चलना पसंद करते हैं। ये बेहद शर्मीले और चौकन्ने होते हैं, इसलिए इन्हें जंगल में रहना अधिक पसंद है। ये मुख्यतः जंगली पक्षी होते हैं, लेकिन भोजन की तलाश इन्हें कई बार मानव बस्ती तक ले आती है। इनके सुनने की शक्ति काफी अधिक होती है। ये काफी दूर तक आवाज को सुनने की क्षमता रखते हैं। मोर आमतौर पर जंगलों में स्थायी जल स्रोतों के पास, झाड़ियों में या बड़े बड़े घास के मैदानों में देखे जाते हैं। इनका जीवन काल 20 से 25 वर्षों का होता है। मोर सामाजिक पक्षी होते हैं। इन्हें परिवार बनाकर या समूह में रहना पसंद है। इनके समूह में एक मोर और 4-5 मोरनी के अलावा इनके बच्चे होते हैं। मोर सामान्यतः 2 से 3 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनका प्रजनन काल जनवरी से सितंबर तक होता है। ये एक बार में 4 से 6 अंडे देते हैं। अन्य पक्षियों की तरह मोरनी अंडे देने के लिए घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि जमीन पर ही सुरक्षित स्थान खोजकर अपने अंडे को देती है। विश्व में पाई जाने वाली सभी मोर की प्रजातियों में सबसे खूबसूरत और आकर्षक मोर भारत में ही पाए जाते हैं। इनके समूह को अंग्रेजी में पी फाउल के नाम से जाना जाता है, जबकि इनके बच्चे पी चिक्स कहे जाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में मोरों के रख रखाव पर काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। मोरों के आहार में हम लोग यहाँ पे पालक, लहसुन, प्याज, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, धान इत्यादि हम लोग देते हैं। बर्ड मेज भी दिया जाता है भोजन के रूप में। संजय गांधी जैविक उद्यान में एक प्रयोग भी किया गया है, सुपर वॉर्म भी हम लोग पक्षियों को यहाँ पे आहार के रूप में देते हैं, जो कि पक्षियों के लिए काफ़ी पोषक तत्व सुपर वॉर्म में पाए जाते हैं। पक्षियों के रख रखाव में खास करके विशेषकर मोर के लिए
हम लोग यहाँ पे प्राकृतिक वास का उनको आभास देते हैं। केजों में जो है पर्यावरण के दृष्टिकोण से हम लोग तैयार करते हैं केज को, तो ताकि वो मोर जो है वो अपने आप को प्राकृतिक वास का आभास कर सकें। गर्मियों के मौसम में पानी का छिड़काव किया जाता है, रेत डाला जाता है और पानी भी बदलाव बराबर घंटे घंटे पर पानी का बदलाव बर्तनों में होता रहता है। जाड़े के मौसम में मोरों के रखरखाव में ध्यान देना पड़ता है कि अत्यधिक जब ठंड पड़ने लगती है या कुहासा चलने लगता है या शीतलहरी जब चलने लगती है तो उस समय उसके छत को हम लोग फूस के से ढक देते हैं ताकि उनको गर्मी महसूस हो सके। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद मोर यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और यहाँ आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास जरूर आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।